तो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास की फ़िज़िक्स और उसका चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स, और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पीछे हम पढ़ कर आए कि फोर्स क्या है, मोमेंटम क्या है, फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम क्या है। तो मोमेंटम का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। तो बेसिकली सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट लें एक आइसोलेटेड सिस्टम में। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम यहाँ तो उसमें कोई ना कोई उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगे, ना कोई दूसरी और चीज़ एक्सटर्नली उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि एयर रेजिस्टेंस ईटीसी। तो ऐसा सिस्टम ये होता है, एक आइडियल सिस्टम है। इसको बनाना जो है पॉसिबल नहीं है, लेकिन आइडियल सिस्टम है। लेकिन हम इसको अज्यूम करके चलते हैं, अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम हो तो फिर जो बिफोर कोलियन और आफ्टर कोलियन मोमेंटम होगा वो कंजर्व्ड रहेगा, वो सेम रहेगा, यानी कि टोटल मोमेंटम जो ऑफ द सिस्टम रहेगा वो रहेगा कांस्टेंट। इसको समझने की कोशिश करते हैं। मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड व्हेन the colliding bodies are in isolated system। पहली कंडीशन इसकी ये है कि मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा मगर बॉडीज जो हैं वो आइसोलेटेड सिस्टम में हों। दिस मीन्स दैट व्हेन बॉडीज कोलाइड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडीज। मतलब आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हुआ जब ये बॉडीज कोलाइड करें, एक दूसरे से टकराएं, तो बाहर का कोई फोर्स ना लगे इन पर। दस अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड होगा तो उसका जो टोटल मोमेंटम होगा वो हमेशा सेम रहेगा। द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलियन। अब कोई भी दो बॉडीज लें, उसका एक बॉडी का मास है m1, दूसरी का है m2, और उसकी वेलोसिटी बिफोर कोलियन जो, अब यहाँ पे हम u1 और u2 लेंगे वेलोसिटीज बिफोर कोलियन। u1 मास 1 की, u2 मास 1 की, क्योंकि v1 v2 हमें आफ्टर कोलियन जाके लेनी है वेलोसिटी, तो साइन चेंज की हमने और कोई नहीं है। तो मोमेंटम क्या होगा? अब मास 1 है जो, इसका मोमेंटम होगा m1 मल्टीप्लाई बाय u1, इसका मास, इसकी वेलोसिटी। और जो सेकंड मास है उसका मोमेंटम क्या होगा? m2 मल्टीप्लाई बाय u2, m2 और उसकी वेलोसिटी। तो जो मोमेंटम होगा बिफोर कोलियन वो होगा m1 u1 इज प्लस m2 u2, दोनों बॉडीज का हम क्या करेंगे? मोमेंटम ऐड करेंगे। तो m1 u1 प्लस m2 u2 ये होगा मोमेंटम बिफोर कोलियन। उसके बाद बॉडीज ये दोनों कोलाइड कर रही हैं, m1 m2। इस कंडीशन को हम छोड़कर फिर जब ये बॉडीज कोलाइड करके वापस चली जाएंगी, एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, उस कंडीशन पे फिर भी m1 जो बॉडी होगी, मास तो उसका सेम रहेगा, m2 उसका भी सेम रहेगा, मगर इनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी। तो m1 के साथ जो हम वेलोसिटी लेंगे वो 1 लेंगे, और v1 लेंगे, और m2 की जो लेंगे वो v2 लेंगे। तो उसके बाद रिस्पेक्टिवली, जैसे कि यहाँ पर बिफोर कोलियन जो मोमेंटम था वो था m1 u1 प्लस m2 u2, तो आफ्टर कोलियन सेम तरीके से होगा m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये हो जाएगी यानी कि बिफोर कोलियन एंड आफ्टर कोलियन मोमेंटम। अब जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, टोटल मोमेंटम हमेशा सेम रहेगा। तो यहाँ से ये एक इक्वेशन प्रोड्यूस होती है, दस m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब ये कहाँ से प्रूव होती है? ये भी हायर क्लासेस में आप पढ़ना सीखेंगे कि कैसे प्रूव हुआ, मगर 9th क्लास तक यही है कि इस इक्वेशन को याद कर लें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझ लें और इसी पे प्रॉब्लम कर लें। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी कि मोमेंटम ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड, और इसकी इक्वेशन बनती है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस पर हम एक प्रॉब्लम करने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करें। अ गन ऑफ मास 8 किलोग्राम। अब एक गन है, उसका जो मास है वो 8 किलोग्राम है। फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम्स। वो एक बुलेट को फायर करती है, उसका मास है 40 ग्राम, विथ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, और उसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। अब रिकॉइल वेलोसिटी यानी कि जो
शूट करने वक्त जो गन की वेलोसिटी रिवर्स डायरेक्शन में होती है उसको कैलकुलेट करना है हमने। अब जैसे कि प्रॉब्लम के वही हमारे सेम स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या चीज़ मिली है और क्या हमने मालूम करनी है। स्टेप नंबर 1 तो हमें मिला हुआ है M1 मास 1 वो 8 किलोग्राम है, मास तो कांस्टेंट रहेगा, M2 भी यही होगा और M2 हमारा वो अच्छा हाँ मास 1 एक मास होगा हमारा गन का, दूसरा होगा बुलेट का। तो बुलेट का हमारा 40 ग्राम्स है। अब जैसे कि ये ऊपर वाला मास किलोग्राम में है तो 40 ग्राम जो है ये इसे भी हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है क्योंकि यूनिट्स हमने सेम रखने हैं। ये मेन चीज़ है, किसी भी प्रॉब्लम में हमें यूनिट्स सेम रखने हैं। तो 4 ग्राम को अगर हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1 किलोग्राम में जो ग्राम्स होते हैं वो होते हैं 1000। तो 40 डिवाइडेड बाय हम करेंगे 1000 तो हमारा जो मास होगा 0.04 किलो केजी हो जाएगा। तो दोनों ये केजीज में चेंज हो गए। अब बिफोर कोलियन, कोलियन से पहले जो होगा क्या, बुलेट की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट u2 वो भी जीरो है, वेलोसिटी ऑफ गन u वो भी जीरो है, यानी कि बिफोर कोलियन दोनों की वेलोसिटीज क्या हैं, जीरो हैं क्योंकि रेस्ट में होंगे दोनों। आफ्टर कोलियन जो है होगी मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट वो हमें मिली हुई है 100 और वेलोसिटी ऑफ गन हमने मालूम करनी है। तो ये सारी डेटा हमने जो चीज़ मिली हुई है और जो मालूम करनी है वो हमने लिख ली। अब वही फार्मूला लगेगा, स्टेप नंबर 2 फार्मूला लगाना है। फार्मूला वही लगेगा M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। अब इसमें से हमें फार्मूला को रीअरेंज करना है। सारे वेरिएबल हमने नोन है, बस जस्ट हमें V1 जो है वो मालूम नहीं है। तो V1 को हम इसी साइड लेंगे, इसी साइड रखेंगे और बाकी चीज़ों को वहाँ पे ले जाएंगे, यानी कि M2V2 जो हमारा पॉजिटिव है वो वहाँ जाएगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ पे आके नेगेटिव बन गया। और वह M1V1 जो है यहाँ से M वहाँ पर चला जाएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा, वहाँ पर जाकर डिवाइड करेगा तो ये नीचे आ गया। फार्मूला हमारा हो गया रेडी। इसमें हम रखेंगे सारे वैल्यूज़ जो हमें मिले हुए हैं 8 0 0.04 0 0.04 100 एंड डिवाइडेड बाई 8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो V1 हमें मिलेगी 0.5 मीटर पर सेकेंड। The gun will recoil with the velocity of 0.5 meter per second. Here negative sign shows the recoil is opposite direction. वही सेम चीज़, नेगेटिव साइन वही चीज़ शो करेगी कि बुलेट की डायरेक्शन अगर आगे है तो रिकॉइल ऑफ गन जो होगा वो पीछे की तरफ होगा जैसे कि होता है। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक प्रॉब्लम। उसके बाद हमारा जो टॉपिक शुरू होता है मेन वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने जो 3 लॉज दिए हैं मोशन के उनको हमने समझना है। तो फर्स्ट लॉ जो है वो कहता है अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स रेस्ट ऑफ स्टेट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट ऑन इट। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो कहता है कि अगर कोई बॉडी जिस स्टेट में है, अगर वो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, वो कोशिश करती है कि मैं उसी स्टेट में रहूं, यानी कि उसी स्टेट में रहूं। अगर किसी चीज़ को हम रेस्ट में छोड़ दें तो वो तब तक रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे उस पर। और कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहने की कोशिश करेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो न्यूटन का फैसला कहता है कि एवरी बॉडी वांट्स टू रिमेन इन द सेम कंडीशन इफ इन द स्टेट ऑफ मोशन और इन द रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टेड ऑन इट। तो ये होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और इसी से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया वो एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, ये भी एक सेम रिलेटेड, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। Inertia is the property of an object due to which it tends to continue a state of rest or motion. Inertia is resistance to change the state. अब inertia क्या है? Resistance to change of state. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, उसकी रेस्ट हम अगर उसकी स्टेट हम चेंज करना चाहते हैं तो हमने फोर्स अप्लाई करना होता है। अब इस फोर्स को जो अपोज कर रही होती है ना, वही प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया। तो बेसिकली इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेम ही है। सो समझने की कोशिश करें, ये एक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की और ये ला दिया गया है कि एवरीबॉडी रिमेन्स वांट्स टू रिमेन इन द सेम स्टेट इफ इन द कंडीशन ऑफ मोशन और इन द कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म रेस्ट अनलेस फोर्स एक्सटर्नल फोर्स एक्टेड ऑन इट। तो ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और ये किसने दिया था लॉ? ये न्यूटन ने दिया था। और इसके 3 लॉ है मोशन के, हम आगे पढ़ेंगे इनको।
उसके बाद हैं ये आपके सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस। ये जो टॉपिक आपने पढ़े इनको आप खुद ऑब्जर्व करके देख ले कि क्या हमने पढ़ा है। So first question is what is the reason that you experience a jerk whenever the school bus stop all of sudden। तो ये कहता है अगर स्कूल बस अगर सडन ब्रेक लगाती है तो आप यानी कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम अगली सीट को जाकर लगते हैं। तो ये क्यों होता है? ब्रेक तो बस लगा रही है, हम ऐसे आगे क्यों मूव होते हैं? तो इसका हम एक यानी कि रीज़न थोड़ी सी हिंट में दे दूं कि अगर हम बस में बैठे हुए हैं, बस की स्पीड अगर 100 है तो इसका मतलब उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब की स्पीड 100 है। अब जैसे बस ब्रेक लगाती है, ड्राइवर ब्रेक लगाता है, तो बस की तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं, यानी कि 100 में से उसकी स्पीड रिड्यूस होकर 0 हो गई। लेकिन हमारे अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हमारी स्पीड जो है ना सडन चेंज हो जाए। तो अब बस 100 में से 0 पर आ गए, हम तो 100 में से डायरेक्ट 0 पर नहीं जा सकते, हम उसी स्पीड में 100 की स्पीड में, तो हम थोड़ा आगे चले जाते हैं, फिर जाके हम संभलते हैं। ऐसे ही हमें एक जर्क लगता है, उसकी वजह यही होती है। तो फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई इट इज़ डेंजरस टू जंप फ्रॉम द मूविंग बस। ये भी सेम है कि अगर बस 100 पर है, 100 स्पीड में है, हम उसके अंदर है, हम भी हमारी स्पीड भी 100 है। अगर हम वहाँ से जंप लगा रहे हैं तो हम डायरेक्ट 100 में से 0 स्पीड पर जा रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। 100 में से 0 में जाएंगे तो हम रेस्ट में डायरेक्ट नहीं आते, हम आगे मूव करेंगे। अगर हम जंप लगाना चाहेंगे तो हम गिर जाएंगे, क्योंकि हमारी स्पीड जो है ना सडन रिड्यूस नहीं हो सकती। तो इसी वजह से हम मूविंग बस में से अगर नहीं लगा सकते जंप, अगर लगाएंगे भी तो स्लो स्पीड में से, फिर डायरेक्ट रेस्ट में नहीं आ सकते। हम थोड़ा थोड़ा आगे दौड़ेंगे, फिर जाके हम रेस्ट में आएंगे, जाने कि वो कवर अप हो, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोलिक ब्रेक्स वगैरह नहीं होते। तो यहाँ पर ये हम इसको लेक्चर को पूरा करते हैं और आगे लेक्चर में हम एक और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे।